कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पढ़ाई के वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए शारदा विद्या मंदिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है शारदा विद्या मंदिर विद्यालय के स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8 की विज्ञान विषय का पहला अध्याय पढ़ाने वाले हैं। तो देखते हैं आपकी किताब के अंदर पहले अध्याय का नाम क्या है। तो यहाँ पर पहले अध्याय का नाम है कृषि प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। तो बच्चों, अब हम इसका पहला टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर है फसल एवं उसके प्रकार। हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि सभी जीवों को अपनी वृद्धि, विकास एवं जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, किंतु जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। भाई बिल्कुल नॉर्मल बात है, तो हम सभी को पता है कि देखो, पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादप पर निर्भर रहता है। 125 करोड़ की जनसंख्या के भोजन की सतत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलों का नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन, सुरक्षा एवं सुनियोजित वितरण अत्यावश्यक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि हमारा भारत देश जो है, यहाँ पर जो 80% जो देखो जनसंख्या है ना अपनी, वो गांव में निवास करती है, और जो 20% जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम आगे, भौगोलिक विभिन्नताओं के साथ साथ यहाँ खान पान की विभिन्नताएं भी अधिक पाई जाती हैं। भाई हर जगह अलग अलग पाई जाती हैं खान पान की विविधताएँ, तो हम सभी को पता ही है। आपके क्षेत्र की विभिन्न फसलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए हम निम्नलिखित सारणी 1.1 पर विचार करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर सारणी 1. अब हम यहाँ पर बात करते हैं सारणी 1.1 की। सारणी 1.1 का नाम है पादपों की सामान्य जानकारी। इसमें भाई पहला टॉपिक है यार पादपों का नाम। यहाँ पर पादपों का नाम है सबसे पहला आम। आम कहाँ उगाए जाते हैं सामान्यतः? खेत के किनारों पर। और फसल प्राप्त करने की अवधि क्या होती है आम की? कई वर्षों तक, मतलब कई वर्षों तक हम आम के पेड़ से आम प्राप्त कर सकते हैं, और प्रतिवर्ष निश्चित समय पर हम आम प्राप्त कर सकते हैं। अगला फल है यहाँ पर, पादप यहाँ पर है बेर। इसको कहाँ उगाया जाता है सामान्यतः? खेत के किनारों एवं बीच बीच में निश्चित दूरी पर उगाया जाता है। और ये कब देते हैं भाई हमको फल? ये प्रतिवर्ष हमको फल देते हैं निश्चित समय में। उसके बाद पादप का नाम है गेहूँ। खेत के बड़े भाग में इसे उगाया जाता है, और इसे कम अवधि में वर्ष में एक बार उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे पादप और दिए गए हैं, इनको आपको लिखना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। छात्र सारणी 1.1 को अपने अनुभव तथा माता पिता एवं अध्यापक के सहयोग से समझने एवं भरने का प्रयास करें। तो मतलब आपको जो अभी सारणी बताई थी ना, उसको बाकी को आपको भरनी है कि पौधे पादप है जो कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं और इनकी अवधि क्या होती है। सारणी 1.1 के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भोजन में कम काम में आने वाले पादप अपेक्षाकृत कम भूमि पर उगाए जाते हैं, जबकि मुख्य रूप से भोजन की आपूर्ति में काम आने वाले पादप भूमि के बड़े भाग में उगाए जाते हैं। उक्त आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मानव व जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित समयांतराल पर उगाए जाने वाले पादप फसलीय पादप कहलाते हैं, तथा एक निश्चित ऋतु में उगाए जाने वाले पादपों को सामूहिक रूप से फसल कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें फसल की परिभाषा मिल रही है एक तरह से। यहाँ आप देख सकते हो फसल कहते हैं, इसको अच्छे से देखना आप। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर लिख रखा है कि मानव, यहाँ से देख लो आप, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से देखो, एक सेकंड
थोड़ा बड़ा हो गया हाईलाइट। यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख लो। मानव व जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित समांतराल पर उगाए जाने वाले पादप फसलीय पादप कहलाते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा को आप अंडरलाइन कर लेना आपकी किताब में। यहाँ पर फसलीय पादप की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। और देखो, एक निश्चित ऋतु में उगाए जाने वाले पादपों को सामूहिक रूप से फसल कहते हैं। यहाँ पर हमें फसल की परिभाषा मिल रही है, इसको भी आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पर परिभाषा है, एक निश्चित ऋतु में उगाए जाने वाले पादपों को सामूहिक रूप से फसल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और परिभाषा नीचे यहाँ पर दी हुई है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो आप इसको भी याद कर लेना अच्छे से। फसल की परिभाषा क्या है? जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, है ना। अब आगे अपने को देखना है सारणी 1.2, फसली पौधों के नाम, मौसम एवं उनकी समयावधि। जैसे यहाँ पे गेहूँ, जौ, मक्का, लौकी, ज्वार, बाजरा, मोठ, सरसों, तिल, तरबूज या आदि फसलीय पादपों के नाम दिए हुए हैं। आपको आगे यहाँ पर देखना है कि सारणी में आगे क्या है, मौसम जिसमें फसल प्राप्त होती है, मतलब इसका सर्दी, गर्मी, बरसात, यहाँ पे मौसम लिखना है आपको पहले सभी से मतलब अच्छे से जानकारी खोजनी है इन सब पौधों के बारे में। और यहाँ पर आपको लिखना है कि ये कौन से मौसम में उगाए जाते हैं और फिर बोए जाने से लेकर कटाई तक का अनुमानित समय महीनों में। तो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है, महीनों का नाम लिखना है कि कब बोया जाता है और कब इनकी कटाई होती है फसलों की। अब हम आगे देखते हैं। ये सारणी जो है इसको अपने अनुभव, माता पिता एवं अध्यापक के सहयोग से समझने व पढ़ने का प्रयास करना है बच्चों आपको, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। सारणी 1.2 के अध्ययन से हमें यह ज्ञात हुआ है कि कई फसलें गर्मी, कई सर्दी व कई बरसात की ऋतुओं में बोई जाती हैं, अर्थात इनके बोने जाने का समय भी अलग अलग ही है। अलग अलग ऋतुओं में बोए जाने वाली फसलों का जीवन काल भी अलग अलग ही होता है। भाई देखो, सामान्य सी बात है कि देखो अलग अलग फसलें होंगी तो उनका मतलब अलग अलग समय में उगाया जाएगा ना। ऐसे रबी खरीफ फसल है, ये सभी अलग अलग समय में उगाई जाती हैं। आइए अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों को ऋतुओं के आधार पर सूचीबद्ध करते हैं। तो यहाँ पर आपकी किताब का पेज नंबर, मतलब जो पहला चैप्टर था उसका पेज नंबर 2 यहाँ पे समाप्त होता है और यहाँ पर पेज नंबर 3 अपन खोलते हैं। यहाँ पे है भाई अगला टॉपिक, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। आपको देखो कुछ प्रश्न मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको ऋतुओं के आधार पर सूचीबद्ध करना है आपको, ठीक है। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होती हैं, यहाँ पर ये प्रश्न दे रखा है, आपको देख सकते हो आप अच्छे से। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होती हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ऋतुओं के आधार पर फसल 3 प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। यहाँ पे तीनों दे रखे हैं, अच्छे से देख लो आप, यहाँ पे तीनों दे रखे हैं, रबी, खरीफ, जायद। और दूसरा है, अपने खेत में बोए जाने वाली फसलों को ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे देखना है, आप गांव में रहते हो, सब के सब आपके पास खेत होंगे, कुछ के पास, आप सभी बच्चों के पास तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ के पास तो खेत होंगे। आप कौन कौन सी ऋतु में कौन कौन से मतलब फसलें बोई जाती हैं उनका आपको एक सारणी बनानी है, ठीक है। ये आपका कार्य है, गृह कार्य। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। आगे हमको यहाँ पर फसलों के प्रकार ये देखना है, ठीक है। फसलों के प्रकार, ऋतुओं के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर 3 कौन कौन से हैं, रबी, खरीफ, जायद। मैंने आपको पहले बताया रबी की फसल। देखो रबी की फसल में हम देखते हैं यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी के मध्य क्या होती है, ये बोई जाती है। और इसके उदाहरण क्या क्या हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। इनको अच्छे से याद करना है आपको, आपके लिए भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। अब खरीफ की फसल देखते हैं। यह जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है, मतलब जून में बोई जाती है और सितंबर में इसको काटा जाता है।
इसके उदाहरण क्या क्या हैं? ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द की दाल आदि। और हमको आखिर में लास्ट वाली है जायद फसल। यह है मार्च से जून के मध्य की फसल होती है ना। तो देखो जायद की फसल में कौन कौन से होते हैं ये? एक तो खरबूजा, तरबूज, लौकी, ककड़ी, जो भी गर्मियों में आते हैं ना, ये खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी, ये सारे जायद की फसल के उदाहरण होते हैं, है ना। आगे देखते हैं हम। समान उपयोगी गुणों के आधार पर भी हम निम्न प्रकार से फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ पे एक और सारणी दी हुई है आपकी 1.3। इसको अच्छे से देख लेते हैं हम अभी। इसका नाम है उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जैसे आप यहाँ पर और भी हमने पहले कैसे पढ़ा था, फसलों का वर्गीकरण होता है ऋतुओं के आधार पर। अब यहाँ पे उपयोग के आधार पर वर्गीकरण दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो समान गुणों वाली फसलें। देखो अनाजी, दलहनी, तिलहनी, मसाले वाली, फल सब्जी वाली अन्य फसलें हैं, है ना। तो यहाँ पर अनाजी तो कौन कौन सी है? गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि। दलहनी कौन सी है? अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द। अनाजी का उपयोग कहाँ होता है? रोटी बनाने में, दलिया बनाने में। और जो दलहनी फसल होती है उनका उपयोग कहाँ होता है भाई? वह उनका उपयोग होता है दाल बनाने के लिए। और तिलहनी फसल कौन कौन सी होती है? यहाँ पे दे रखा है मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन और अरंडी। ये तेल बनाने में काम आती हैं, ठीक है। तो अब चौथा यहाँ पे देखते हैं मसाले वाली। मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी, ये मसाले बनाने में उपयोग में ली जाती हैं। और अब फल सब्जी वाली भी देखते हैं हम यहाँ पे। आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा, ये सब्जियां हैं जो फल एवं सब्जियों में उपयोग में ली जाती हैं, सामान्य रूप से खाते हैं, है ना। आगे देखते हैं हम अन्य फसलें, औषधि एवं चारा। तो इनका उपयोग भी देखो औषधियों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। और जो लास्ट में वैसे बच जाता है ना, कैसे? जो मतलब अपने खेत में थोड़ा कचरा वगैरह बच जाता है, चारा वगैरह, तो उसको चारे के लिए काम में लिया जाता है। अब हम फसल उगाने से पूर्व तक लेकर फसल काटने तक की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने खेतों में फसल देखी होंगी भाई, देखी है, बहुत देखी है। आपने किसानों को फसल संबंधित विभिन्न कार्य जैसे सिंचाई, निराई, गुड़ाई, कटाई इत्यादि कार्य करते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, गांव में रहते हो आप सब। अब देखो आगे। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर तैयार फसल को मंडी में बेचने तक के लिए जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। देखो यहाँ पर आपकी एक और परिभाषा है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना अपनी किताब में। यहाँ पर आप देख सकते हो, किसान द्वारा फसल बोने से लेकर और जो फसल की तैयारी और लास्ट में मंडी में बेचते हैं किसान द्वारा, है ना। तो इसकी संपूर्ण प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। तो अब आगे देखते हैं। ये आपका तीसरा पेज भी यहाँ पर किताब का कंप्लीट हो चुका है। आइए हम इन विभिन्न कृषि पद्धतियों, खेती के चरण की जानकारी प्राप्त करते हैं। कृषि पद्धतियाँ क्या क्या होती हैं, अब आराम से ये देखते हैं हम। यहाँ पर कृषि पद्धतियाँ हैं, खेती के चरण। कृषि फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को कई प्रकार के क्रियाकलाप मतलब कार्य फसल के बोने से लेकर काटने तक करने होते हैं। अब आगे देखते हैं। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले ये क्रियाकलाप ही कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। जो कोई मतलब खेत में जो काम करता है ना किसान, मिट्टी तैयार करना, बुराई करना, खाद देना, सिंचाई करना, है ना, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? कृषि पद्धतियाँ। आपको नीचे दे भी रखी हैं, आपको अपनी किताब में से इनको याद करना है अच्छे से। ये भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी 8वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब देखते हैं हम, देख लो ये 7 चरण हैं यहाँ पे खेती के, मतलब कृषि पद्धतियाँ ये 7। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद या उर्वरक देना। देखो जो भी फसल होती है उनमें खाद या उर्वरक तो सभी देते हैं। अब आगे देखते हैं सिंचाई करना, भाई पानी की बहुत ज़रूरत होती है फसल को, है ना। और फसल की सुरक्षा करना, अगर देखो हम फसल की सुरक्षा नहीं करेंगे भाई, खेत में जानवर भी घुस सकते हैं, फसल ख़राब कर सकते हैं, तो ये भी एक कृषि पद्धति है। छठी है फसल काटना, तो भाई फसल काटना भी एक महत्वपूर्ण कृषि पद्धति है। अनाज का भंडारण करना, ये भी लास्ट में करते हैं सब। अब देखते हैं हम पहला मिट्टी तैयार करना। अब देखो इनकी सबकी परिभाषा सभी बच्चों को अच्छे से याद करनी है।
है ना। हम आपको यहाँ पर बोर्ड की 8th क्लास की जो साइंस है ना उसकी अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। मिट्टी तैयार करना। आप अपने आसपास के खेतों में गए होंगे, आपने देखा होगा कि खेत के कई भाग कई बार खाली दिखाई देते हैं तो कई बार उनमें फसलें दिखाई देती हैं। फसल की बुआई से पहले खेत में क्या क्या किया जाता है, आइए जानें। सबसे पहले किसान खेत में हल चलाता है। खेत में हल चलाने के कौन कौन से साधन आपने देखे हैं, जल्दी बताओ भाई। कमेंट में बता सकते हो आप आराम से, है ना। अब आप देख लो, मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो पशुओं द्वारा एक तो पारंपरिक तरीका है, मतलब जो खेत में हल चलाने का जो उपयोग है ना, और दूसरा है ट्रैक्टर द्वारा, या आधुनिक है। यहाँ पर किताब में चित्र भी दिया हुआ है, आप इसको देख लेना अच्छे से। अब आपका यहाँ पर 4th पेज है, चैप्टर 1 का, ये ख़त्म हो चुका है। 5th में आ जाओ। खेत में फसल की बुआई से पहले हल क्यों चलाते हैं, इसका उत्तर आपको ढूंढना है। फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है। वह खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट कर पोली कर देता है। पोली मिट्टी के लाभ निम्नानुसार हैं। पहला लाभ है, बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है, इससे अंकुरण सरलता से हो जाता है। नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। तीसरा है, नए पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। चौथा है, मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों केंचुओं की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक होती है। अब 5वां देखते हैं, मिट्टी के ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होती हैं। पलटने से यह समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। तो देखो बच्चों, आप सभी को देखो, ये जो 5 पॉइंट है कि मतलब पोली मिट्टी के लाभ क्या क्या होते हैं, इनको अच्छे से याद करना है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको अच्छे से करना है याद, ठीक है। अब इसको हटाता हूँ मैं। यहाँ पर अब आगे का देखते हैं। मिट्टी में हल चलाकर उलट पलट कर पोली बनाना ही जुताई कहलाता है। तो खेत में जुताई करते हैं ना, वो जुताई किसे कहते हैं, मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाना जुताई कहलाता है। तो यहाँ पर एक और परिभाषा दी गई है आपको। देखो, जो मैंने क्वेश्चन बताया था ना यहाँ पे खेत में, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये देखो, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, इसका उत्तर आपको ढूंढ के कहीं से भी किसी से भी पूछ के कमेंट में देना है, ठीक है। खेत में फसल की बुआई से पहले हल क्यों चलाया जाता है, इसका उत्तर आपको ढूंढना है, फिर कमेंट में लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। कृषि के औजार। देखो, कृषि के औजार क्या क्या होते हैं, जैसे हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि, ये होते हैं कृषि के औजार। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला तो था खेती में जो मिट्टी है ना, उसके लिए था। देखो, पहला तो मिट्टी तैयार करना, और अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर है बुआई करना। बुआई करने के लिए कौन कौन से औजार हैं, देखो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है अच्छे से, हल, कुदाली, कल्टीवेटर, ये 3 चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं, अच्छे से इनको देख लेना। और आपको पता भी होगा इन सब के बारे में। तो जो कल्टीवेटर है भाई, यहाँ पे ट्रैक्टर का चित्र दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो, बुआई करना। किसान खेत की जुताई के बाद खेत में बोई जाने वाली फसल के बीजों की बुआई का कार्य करता है। किसान खेत में बीज बोने से पूर्व उत्तम किस्म के बीज चयनित करता है। ऐसे बीजों का चयन किया जाता है जो स्वस्थ हों, जिससे अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके। उत्तम किस्म के बीज की पहचान के लिए आओ गतिविधि करें। तो देखो, अगर उत्तम किस्म के जो बीज होते हैं उनका चयन कैसे किया जाता है किसान के द्वारा, आप ये देख सकते हो यहाँ पे गतिविधि एक पानी, यहाँ पे एक प्रयोग दिया जा रहा है, इसको आप करके देख सकते हो घर पे। एक पानी से भरी बाल्टी लीजिए, उसके अंदर बाल्टी में 2-4 मुट्ठी मूंग के बीज डालिए। कुछ देर बाद बाल्टी में बीजों की स्थिति का अवलोकन कीजिए। क्या स्थिति नज़र आ रही है, हम देखते हैं कि कुछ बीज पानी में डूब गए हैं और कुछ बीज पानी पर तैर रहे हैं। कुछ बीज पानी पर क्यों तैर रहे हैं, जो तैर रहे हैं ना, ये वाले क्यों तैर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं हम। जो बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं वे बीज क्षतिग्रस्त हैं या फिर खोखले हैं। देखो, सिंपल सी बात है, जो खोखली चीज़ होगी वो पानी के ऊपर ही तैरेगी। अतः हल्के होने से तैरने लगते हैं ये बीज हैं जो, जबकि स्वस्थ बीज होते हैं वो खोखले नहीं होते हैं, वो
बाल्टी के पैंदे में बैठ जाते हैं और मतलब नीचे बैठ जाते हैं। इस गतिविधि के द्वारा किसान स्वस्थ बीजों की पहचान करता है और उन्हें मतलब जो दूसरे क्षतिग्रस्त बीज हैं उनसे पृथक करता है। आपने 7th क्लास में पढ़ी होंगी पृथक्करण की विधियाँ, ये उन्हीं में से एक है वैसे। तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, चित्र दिए हुए हैं, बीज बोने के परंपरागत औजार हैं और एक ये सीड ड्रिल जो आधुनिक तरीका है जो ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है ना वो। अब तीसरा देखते हैं हम, खाद एवं उर्वरक देना। यहाँ पर है खाद एवं उर्वरक देना। आपने खेत में किसान को खाद डालते हुए भी देखा होगा भाई, ज़रूर देखा होगा आपने। आप गांव में रहते हो, बताइए किसान खेत में खाद क्यों डालता है? देखो, मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए किसान खेत में खाद का प्रयोग करता है ना। अब यहाँ पे नीचे परिभाषा दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेना इसको। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए मिट्टी में कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? खाद या उर्वरक कहते हैं। अब देखो, खाद और उर्वरक में अंतर क्या होते हैं? जो मतलब प्राकृतिक होते हैं, हमें जीवों से प्राप्त होते हैं, वो तो होती है खाद, और जो रासायनिक होते हैं फैक्ट्रियों में जिनका निर्माण किया जाता है वो होते हैं उर्वरक। अब देखते हैं हम यहाँ पे खाद एवं उर्वरक में अंतर। जो मैंने बताया, देखो, जो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है जो होते हैं मतलब यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, ये तो क्या होते हैं? उर्वरक। और जो जैविक खाद क्या होती है? कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, ये क्या होती है? जैविक खाद। जैविक खाद के देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे जो खाद है वो उर्वरक से बेहतर है, क्योंकि देखो खाद के अंदर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और ये मृदा की उर्वरकता क्षमता को बढ़ाते हैं। जबकि उर्वरक में होता है जो क्या होता है? ह्यूमस का अभाव होता है और ये मतलब जो कम करते हैं मृदा की उर्वरकता है ना। मतलब देखो, जब अपनी फसल रहेगी तब तो इसको बढ़ाएंगे 1-2 साल तक, लेकिन फिर 1-2 साल बाद वो भूमियाँ जो बंजर हो जाती है, किससे? उर्वरक का प्रयोग करने से। तो हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। इसके लाभ यहाँ नीचे दे रखे हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, याद कर लेना। यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको क्या है। देखो, जो जैविक खाद होती है ना, ये खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है। इस खाद में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेज़ी से होती है। इससे मिट्टी पौली बनी रहती है जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती है। जैविक खाद में मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ पर आपका जैविक खाद के लाभ हो गया। चौथा पॉइंट है सिंचाई करना। खेत में फसल के उगने से लेकर फसल उगने एवं खाद मिलाने के पश्चात किसान क्या करता है भाई? सिंचाई करता है, फसल को पानी पिलाता है। यहाँ पर दे रखा है सिंचाई की परिभाषा, इसको अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप अच्छे से देख लो। कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना आवश्यक होता है, जिसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। अब आप नीचे देखो, इसको अच्छे से पढ़ के याद कर लेना, किताब में इसको अंडरलाइन करना। सिंचाई से फसल को क्या क्या लाभ होते हैं? यहाँ पर बीज के अंकुरण के लिए देखो सिंचाई बहुत ज़रूरी है। बीज के अंकुरण के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु पत्तियों को जल की आपूर्ति करना। देखो यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट है, बहुत अच्छा है, मतलब इसमें सिंचाई के लाभ बताए गए हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। फसल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। चौथा है पौधे की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। सिंचाई हेतु जल के स्रोत क्या क्या होते हैं? देखो, किसान नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहरें, बांध, इनसे क्या लेता है? पानी लेता है, फिर उससे क्या करता है? खेत में सिंचाई करता है। अब हम देखते हैं सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन क्या क्या हैं? सिंचाई के कई प्रकार के साधन होते हैं। देखो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं सिंचाई के साधन, एक तो है पारंपरिक और दूसरा आधुनिक। पारंपरिक में देख लो अब क्या क्या है, मतलब जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। एक तो चड़स है, यहाँ पे देख सकते हो आप, चड़स देखो एक पारंपरिक सिंचाई का साधन है। उसके बाद में ढेकली और रहट और मोट, ये 3 है, और वहाँ पर एक ऊपर है 4। ये 4 कौन से हैं भाई? पारंपरिक हैं। और यहाँ पर 3 दे रखे हैं, नलकूप, विद्युत पंप और डीजल पंप, ये कौन से हैं? आधुनिक साधन है सिंचाई के। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंचाई। देखो, सिंचाई करते हैं हम
तो मतलब साधनों से तो देखो अपन पानी ले सकते हैं सिर्फ, लेकिन खेत में सिंचाई करते हैं उसका क्या तरीका होता है, यहाँ पे दे रखे हैं 2 तरीके। देखो आपने देखे होंगे खेत के अंदर जो फव्वारे लगे होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसको बोलते हैं छिड़काव तंत्र, है ना। इससे क्या होता है, असमतल भूमि के लिए ये ज़्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ऊपर से ही छिड़काव करते हैं और मतलब खेत के हर भाग तक पानी पहुंचा देते हैं, जिससे फसल को अच्छे से पानी मिल जाता है। और दूसरा है ड्रिप तंत्र, ये क्या करता है, बूंद बूंद सिंचाई करता है जड़ों के अंदर। ये समतल भूमि के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। अब पांचवा टॉपिक देखते हैं, फसल की सुरक्षा करना। ऐसा मानते हैं कि किसान फसल के पकने पर उसे काटने काट कर खेत से घर सुरक्षित ले आए, तब उसकी मेहनत सफल होती है। परंतु यह प्रक्रम आसान प्रक्रम नहीं है। इस अवधि में किसान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं क्या क्या हो सकती है, देखो ये एक सारणी है, इसको आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर किसान की जो समस्याएं होती है ना, उनका नाम लिखना है सिर्फ, यहाँ पे नीचे है ये 4, इनको आपको इस सारणी में भरना है, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे है, देखो पहली समस्या क्या है, खरपतवार। खरपतवार क्या होता है भाई, जो मतलब फसल के साथ जो अनावश्यक पौधे होते हैं वो उग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ये अनावश्यक पौधे से अपने को क्या हानि है भाई, ये सोच रहे होगे आप, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो खरपतवार होते हैं ना, वो मतलब मानो अपना खेत है, उसके अंदर हमने खाद दी है, उससे क्या हुआ, भूमि की उर्वरकता बढ़ चुकी है। अब देखो भूमि की उर्वरकता है, उससे क्या होएगा, जो अपनी फसल है उसको पोषण मिलेगा। लेकिन जो खरपतवार होते हैं ना, ये उस पोषण को फसल तक पहुंचने नहीं देते हैं और खुद पोषण ले लेते हैं भूमि से, है ना। तो खरपतवार खुद का विकास करने के लिए खुद पोषण खींच लेते हैं और मतलब जो अपन ने फसल ली थी ना, फसल तक पोषण नहीं पहुंचने देते हैं, तो इसलिए उन्हें उखाड़ना बहुत आवश्यक है। अब देखो इसके कुप्रभाव कहाँ है, यहाँ पे लिख रखा है, तीसरा पॉइंट है, फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। किससे, खरपतवार से। खरपतवार के कारण फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, इससे फसल को पर्याप्त प्रकाश भी नहीं मिलता है। अब देखते हैं इसका बचाव के तरीके। समय पर निराई गुड़ाई करना, खरपतवार नाशी का उपयोग करना। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्राकृतिक प्रकोप। ये भी बहुत बड़ी समस्या है किसान के लिए। अब देखते हैं प्राकृतिक प्रकोप क्या क्या होते हैं। बाढ़, सूखा, सर्दी और आग, ये हमारे क्या है, प्राकृतिक प्रकोप है। अब इससे क्या क्या कुप्रभाव होते हैं, हमें पानी भर जाना, देखो खेत में पानी भर जाता है, मिट्टी बह जाती है खेत की, फसल का सूखना, आग से जल जाना। तो देखो ये भी बहुत प्राकृतिक प्रकोप है। अब इसके बचाव के तरीके क्या है ये देखते हैं हम। जल निकासी बनाना, देखो पानी भर जाता है खेत में, तो उससे बचाव के लिए क्या करें, जल निकासी बनाएं, है ना। और मिट्टी बह जाना, इसके लिए भी जल निकासी मतलब इसको रोकें, मिट्टी बहती है उसको। और आग से सुरक्षा के उपाय तैयार रखना। आग लग जाती है कई बार खेतों में प्राकृतिक प्रकोप के कारण, तो मतलब इसके सुरक्षा के उपाय हैं, इनको तैयार रखना। इसको आपको, ये पूरी सारणी है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखते हैं। कई बार क्या होता है, खेत के अंदर मतलब कई पौधे होते हैं जिनके ऊपर कीट, फफूंद, वायरस ये लग जाते हैं, तो इससे देखो हमें क्या क्या होता है, इससे देखो पौधों की जो पत्ती है, तना है, फल है, ये खराब हो जाते हैं। इससे देखो बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पादपों खेत के पादपों को इन कीट, फफूंद, वायरस से बचाने के लिए हमें इनके नाशकों का छिड़काव करना चाहिए। अब चौथा है जानवर। जानवर देखो बहुत बड़ी समस्या है, मतलब खेत में घुस जाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं बहुत। इससे सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, बाड़ लगाना चाहिए खेत के चारों तरफ और उन खेत की सुरक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके 9 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं 6 पॉइंट है, फसल काटना। फसल काटना ये हम आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। देखो इस मतलब जो साइंस है इसका चैप्टर 1 चल रहा है अभी इस वीडियो के अंदर। हमने 9 पेज यहाँ पे पूरे कर दिए हैं। अब आपको जो 10th पेज है ये इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। अगर आपने
आपको रोज़ ऐसे वीडियो और देखने हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको लाइक भी कर देना, और कोई भी प्रश्न हो उसको कमेंट में आप पूछ सकते हो। अगला वीडियो जल्द ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा पार्ट 2 के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सभी बच्चे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।